आज के क्लास में हम लोग संयुक्त बंधन सिद्धांत जो दिया गया था उसका कुछ सीमाएं होता है, उसको सीमाएं का हम लोग लिख लेंगे। देखिए, जो असल में जो संक्रमण धातु होता है ना, वो रंगों को बताता है किसका रंग क्या होगा। जो संक्रमण धातु होता है वो रंगों को बताता है, लेकिन संयुक्त बंधन सिद्धांत जो होता है वो रंगों के, जटिल यौगिक के रंगों के बारे में नहीं बता पाता। दूसरा अगर बात करेंगे आंतरिक ऑर्बिटल और बाह्य ऑर्बिटल के यौगिक का अस्तित्व को संतोषप्रद, मतलब ज़्यादा इसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाए थे। सिर्फ बोल दिए थे आंतरिक ऑर्बिटल और बाह्य ऑर्बिटल के बारे में, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा ये व्याख्या नहीं कर पाए थे। इसका चुंबकीय आचरण कैसा होता है उसके बारे में भी ये नहीं जानकारी दिए थे, लेकिन लिखना नहीं है, यही 4 लिख लेना है। उसके बाद अगर बात करेंगे, एक और चीज़ होता है जिसका सामान्य संख्या 4 होता है ना, वो यौगिक 2 प्रकार का हो सकता है, चतुष्फलकीय या वर्गतलीय हो सकता है। इसके अंतर को वो आसानी से नहीं समझा पाए थे कि जो इसका सामान्य संख्या 4 होगा वो चतुष्फलक होगा या वर्गतलीय होगा। और ये भी ये अंतर नहीं समझा पाए थे कि ये कमजोर लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में विभेद नहीं कर पाए थे, कौन कमजोर लिगेंड होता है कौन स्ट्रॉन्ग होता है। आगे है कि अभिक्रिया के वेग तथा उनकी क्रिया विधि की व्याख्या ये नहीं किए थे। ये सब इनके सीमाएं था जिसके बारे में ये नहीं बता पाए थे। यही आगे चल कर क्रिस्टल फिर थ्योरी आया और वो कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा किए, कुछ चीज़ों के बारे में बताया। वो भी सारा चीज़ नहीं बता पाए, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में वो बताए। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। तो ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो जटिल यौगिक होता है उसका जो केंद्रीय धातु आयन होता है और जो लिगेंड होता है वो दोनों के बीच में आकर्षण एक होता है। आकर्षण बल काम करता है या प्रतिकर्षण भी होता है या आकर्षण बल बोल सकते हैं, आकर्षण बल कार्य करता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। जटिल यौगिक केंद्रीय आयन और ऋणायन है, ये धनायन भाग से घिरा रहता है। तो ये चीज़ बताया जाए, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है या तो ऋणायन या धनायन वाले लिगेंडों से क्या होता है, ये घिरा हुआ रहता है। इसके कारण इनके अणु पर क्या होता है, द्विध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, मतलब डाइपोलर देखने को मिलता है, डाइपोल मोमेंट उत्पन्न इस पे होता है। अभी कुछ चीज़ों के बारे में बताइए। डी ऑर्बिटल के बारे में बेसिकली ये चर्चा किए। तो आगे जो बताई इन्होंने, ये सब जितना चीज़ें बताई सब लिखते चलना है। भी यहाँ पर जो बताई ये भी 2 पॉइंट इसमें लिखते चलना है। इन्होंने डी ऑर्बिटल के बारे में, जो आंतरिक डी ऑर्बिटल होता है उसके बारे में इन्होंने कुछ चर्चा किया, कुछ चीज़ें के बारे में बताया। वो क्या बताया उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। डी ऑर्बिटल के ऊर्जा के बारे में तो पहले एक छोटा सा शॉर्ट हेडिंग लिखेंगे, डी ऑर्बिटल के ऊर्जा, डी ऑर्बिटल के ऊर्जा, ये शॉर्ट हेडिंग डालना है। तो देखो, हमको पता है कि डी ऑर्बिटल में कितना कक्ष होता है। डी ऑर्बिटल में 5 कक्ष होता है, 5 ऑर्बिटल रहता है। डी में 5 गो घर होता है, 5 गो ऑर्बिटल रहता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसका 5 कक्ष होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, जिसका अगर नामकरण देखेंगे तो पहले वाला को नाम दिया जाता है डी एक्स, दूसरे वाला का नाम दिया जाता है डी एक्स जेड, तीसरा वाला का नाम दिया जाता है डी वाई जेड, चौथे वाला का नाम दिया जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद 5वें वाला का नाम दिया जाता है डी जेड स्क्वायर। ऐसे इंडिकेट कर लेना। इस जो ऑर्बिटल होता है इसका नाम होता है अलग अलग। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो शुरू वाला 3 है ना, इसकी ऊर्जा को T2G से दिखाएंगे। ये किसको दर्शा रहा है, तो ऊर्जा को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, तो यहाँ पर इंडिकेट भी कर लेना है, ये ऊर्जा को दर्शाती है। ये तीनों को ऊर्जा स्तर को T2G से दिखाया जाएगा। और यहाँ पे ये दो जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है इसके ऊर्जा को EG से दिखाया जाएगा, इसके ऊर्जा को EG से दिखाया जाएगा। तो उसके बाद ये बनाने के बाद इसको इंडिकेट कर लेना है। अब देखो इसमें होता क्या है, तो इसमें कुछ पॉइंट लिखना है। लिगेंडों के सीधे मार्ग में, अब जो लिगेंड के सीधे मार्ग में डी ऑर्बिटल आता है ना, तो उसका ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मान लो कि ये 5 गो ऑर्बिटल है डी का, जो लिगेंड के सीधे मार्ग में पड़ेगा उसका ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जबकि अपेक्षाकृत दूसरे डी ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। डी ऑर्बिटल के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के विभाजन हो जाता है
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, अलग अलग ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको ऊर्जा स्तर लिख लेना है, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, स्तर नहीं स्तर, ऊर्जा स्तर लिख लेना। ये ऊर्जा स्तर को दर्शा रहा है, ये एक ऊर्जा के मान को दर्शा रहा है। तो वही हम लोग अष्टफलक क्षेत्र में डी ऑर्बिटल का विभाजन के बारे में देखेंगे। डी ऑर्बिटल जब अष्टफलकीय रहेगा, कैसा रहेगा, जो सामान्य यौगिक कैसा रहेगा, अष्टफलकीय रहेगा, तो उसका डी ऑर्बिटल का विभाजन किस प्रकार से होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका हेडिंग डालना है अष्टफलक क्षेत्र में डी ऑर्बिटल का विभाजन। अब सारा चीज इस डायग्राम से ही समझ लेना है। देखिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, अभी पांचों जो डी ऑर्बिटल है सबका समान स्तर रहेगा जब तक ये धातु आयन इसमें है। धातु आयन का जो डी ऑर्बिटल होगा, इसलिए धातु डी ऑर्बिटल में ही भरा रहता है, तो जो धातु आयन का डी ऑर्बिटल होता है सबका समान स्तर पे रहता है। लेकिन जिस जैसे डी ऑर्बिटल के ऊर्जा स्तर औसत ऊर्जा का बोलेंगे तो ये औसत ऊर्जा का मान होता है। ये किसका मान होता है, इसका औसत ऊर्जा का मान होता है। और इसके पास जैसे ही लिगेंड आता है, तो बात को ध्यान में रखना है, जैसे ही लिगेंड आता है तो लिगेंड आते ही इसमें क्या होता है कि ये सबका ऊर्जा स्तर बढ़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से यहाँ पर ऊर्जा एवरेज, ये दोनों का एवरेज यहाँ पे ऊर्जा स्तर दिया जब लिगेंड आता है, तो ये एवरेज ऊर्जा स्तर है। तो ये डी ऑर्बिटल का एवरेज ऊर्जा स्तर है जब लिगेंड आता है। तो पहले कितना था देख सकते हैं, इसका लेयर यहाँ पर नीचे था, अब जब इसका लेयर नीचे था, जैसे इसमें लिगेंड आता है तो डी ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर बढ़ता है। लेकिन इसमें से जो 3 होता है ना, 3 2 5 गो होता है, तो इसमें ये जो 3 गो होता है, ये 3 वाला जो होता है लिगेंड के डायरेक्ट मार्ग में पड़ जाता है। अब देखो ये लिगेंड के डायरेक्ट मार्ग में आ जाता है। जब लिगेंड जुड़ने आता है ना, तो उस समय ये तीनों डी ऑर्बिटल जो होता है डायरेक्ट मार्ग में आ जाता है। और डायरेक्ट मार्ग में आने के कारण, सॉरी ये तीनों नहीं, गलत बोल दिए, ये दोनों जो लास्ट वाला जो होता है, ये लास्ट वाला जो 2 होता है, ये डायरेक्ट मार्ग में आ जाता है, लिगेंड के डायरेक्ट मार्ग में आ जाता है। इसलिए इसका ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ से इसका ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका ऊर्जा स्तर को किससे दिखाते हैं, ईजी से दिखाते हैं। इसका इसलिए ऊर्जा स्तर को ऊपर दिखाया गया है। और इसका ऊर्जा स्तर बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है, एवरेज से थोड़ा कम रहता है। तो ये क्या हो जाता है, ये तीनों इस डायरेक्ट मार्ग में नहीं आता है, इसलिए इसका ऊर्जा स्तर तो इससे बढ़ता है। जो सामान्य यहाँ पे था इससे थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो इसका ऊर्जा स्तर इसके कंपेयर में कम रह जाता है। और हमको पता है कि ये वाला तीनों को ऊर्जा स्तर किससे दर्शाते हैं, T2G से दर्शाते हैं। ये दोनों के बीच का जो ऊर्जा गैप होता है, तो इस गैप को हम लोग डेल नॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डेल नॉट से दर्शाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज से ये कितना ऊपर गया है, एवरेज से 3/5 डेल नॉट ऊपर गया है। और ये एवरेज से कितना नीचे आया है, 2/5 डेल नॉट नीचे आया है। तो ये ऊर्जा स्तर का कारण क्या होता है, तो लिगेंड के आने के कारण ऊर्जा स्तर क्या होता है, डी ऑर्बिटल का बढ़ता है। तो ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, लेकिन इसमें से कुछ डी ऑर्बिटल क्या होता है, डायरेक्ट मार्ग में आ जाता है। ये जो लास्ट वाला होता है लिगेंड के डायरेक्ट मार्ग में आने का इसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका ऊर्जा स्तर कम बढ़ता है। इसका क्या होता है, ऊर्जा स्तर कम बढ़ता है, इसलिए कि ये डायरेक्ट मार्ग में नहीं आता। तो यहाँ पर लिखा भी है दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को डेल नॉट से हम लोग व्यक्त किया जाता है। इसको भी इंडिकेट कर लेना है और ये डायग्राम बना लेना है। अब देखो इसमें हम लोग बात करेंगे अष्टफलकीय आयन में डी ऑर्बिटल के T2G और EG में बंटन। अगर कमजोर लिगेंड रहेगा ना, तो ये जो ऊर्जा स्तर का गैप हो रहा है, ये ऊर्जा स्तर का गैप कम होता है। जब कमजोर लिगेंड रहेगा तो ऊर्जा स्तर का गैप कम होता है। इसीलिए याद करो, कमजोर लिगेंड रहता है, इसमें पांचों ऑर्बिटल में धातु का परमाणु भरा हुआ रहता है सिंगल सिंगल, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नीचे की ओर नहीं आता है। इसका रीजन क्या होता है, तो मान लो होते हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता तो इसका ऊर्जा गैप क्या हो जाता है, ज़्यादा होता। और ऊर्जा गैप ज़्यादा रहता तो उस केस में क्या होता है कि ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं, इसलिए ऊपर वाला खाली रह जाता है। पहले ही पेयरिंग करना ये क्या कर देता है, शुरू कर देता है। पहले ही पेयरिंग करना ये शुरू कर देता है। इसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि कमजोर रहने के कारण ये ऊर्जा गैप कम होता है। और जब ये प्रबल रहेगा, प्रबल लिगेंड उपस्थित रहेगा, तो ये ऊर्जा गैप ज़्यादा हो जाता है। और जब ऊर्जा गैप ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर CnH3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें इसके अंतिम कक्ष में डी ऑर्बिटल के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 रहता है।
तो भरना तो ऐसे चाहिए था एक एक कर करके सब, और इसमें 2 आना चाहिए था। तो इस प्रकार से इस यहाँ पे 2 होना चाहिए था, और ये सब में क्या होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए था, इसमें सिंगल सिंगल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर गया ही नहीं, सब के सब क्या हो गया, मतलब ये दोनों में गया ही नहीं, सब के सब इसी में रिपीट कर गया, ये बिना भरे ही। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये दोनों का ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, इसलिए ऊपर में नहीं जाकर ये नीचे ही रह जाता है, इसलिए दोनों यहाँ के क्या रहता है, खाली रह जाता है। तो ये प्रबल लिगेंड के केस में होता है, इसको भी बना लेना है। ये सब कभी एग्जाम वगैरह में आता नहीं है, फिर भी ये सब बता दे रहे। अब हम लोग देखेंगे इसमें, अभी हम लोग अष्टफलकीय के लिए देख रहे थे, आगे हम लोग देखेंगे चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी ऑर्बिटल का विभाजन। चतुष्फलकीय में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, वहाँ पे ध्यान दे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो तीनों वाला था, तीनों जो था इसका ऊर्जा स्तर क्या हो जा रहा था, कम रह रहा था। ये जो लास्ट वाला जो था वो डायरेक्ट मार्ग में आने के कारण इसका ऊर्जा स्तर ऊपर चला जा रहा था। लेकिन जब चतुष्फलकीय रहता है तो चतुष्फलकीय में क्या होता है कि ये तीनों का ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और ये लास्ट वाला 2 का ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका ऊर्जा स्तर कम हो जाता है, इसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा हो जाता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़ रहे थे कि ये जो तीनों होता है इसके तीनों का ऊर्जा स्तर किससे दिखाते हैं, तो इसको T2G से दिखाते हैं, इसको हम लोग EG से दिखाते हैं। तो अब इसका ये दोनों का ऊर्जा स्तर कम हो जाएगा, ये तीनों का ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा चतुष्फलकीय के लिए, इसलिए कि इसका लिगेंड जब आता है जुड़ने तो ये तीनों के तीनों क्या होता है, इसके मार्ग में पड़ जाते हैं, तीनों के तीनों क्या हो जाता है, मार्ग में पड़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी बता रहे थे, इसको पूरा यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। वही चीज़ लिखा हुआ है, T2G का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है और EG का ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से चतुष्फलकीय में देखने को मिलता है। आइए ऐसा क्यों होता है, इसमें लिगेंड क्या होता है, डायरेक्ट सीधे मार्ग में पड़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया ऊर्जा स्तर को, इस डायग्राम को बनाना सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों का ऊर्जा स्तर इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, और ये तीनों का ऊर्जा स्तर इसमें क्या हो गया, बढ़ा, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ गया, ये कम बढ़ा इसके कंपेयर में। ये इसका लाइन है, ये लाइन नीचे आना चाहिए। ठीक है, पहले इनिशियली जो ऊर्जा स्तर था नीचे था, इससे थोड़ा सा ये बढ़ा और ये काफ़ी बढ़ गया, लेकिन औसत से बात करेंगे तो औसत से 2/5 ये ऊपर गया है, औसत से 3/5 ये नीचे आया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये तीनों ऑर्बिटल क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और ये 2 ऑर्बिटल क्या हो जाता है, नीचे रह जाता है। किसमें, तो ये चतुष्फलकीय में होता है। ठीक, तो इसको याद रखना कि ये चतुष्फलकीय में ऐसा देखने को मिलता है। इस तरह से ये चैप्टर का जो भी चीज़ें पढ़ने वाला था वो सारे ये चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, और इसमें हम लोग का और कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना था, केमिस्ट्री में जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं जो फिजिक्स में पहले टॉपिक जो बचा हुआ है तो जल्दी इधर कंप्लीट होने वाला, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं लोग, तब जाकर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज ज़्यादा देर का क्लास हुआ नहीं, इसलिए ज़्यादा चीज़ें बचा हुआ नहीं था, और ये आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। पहले तो एक फिजिक्स का चैप्टर को ये स्टार्ट होगा, उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।